नमस्कार दोस्तों, टारगेट लर्न के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और देख पा रहे हैं आज हम लोग बात करेंगे आपको एनसीएफ 2005 के बारे में। और ये एनसीएफ का पोर्शन आपका ईवीएस से लेकर सीडीपी और हिंदी के सेक्शन, तीनों सेक्शन में आपके पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि मैथ के भी सेक्शन में आपका ये देगा, 1-2 नंबर कम से कम आपको गेन करने को मिलेगा इससे दोस्तों। तो आइए हम शुरू करेंगे आज एनसीएफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1-2 नंबर हर सेक्शन में, हर आपके 30 नंबर सीडीपी में उसमें भी 1-2 नंबर, और जितने भी सेक्शन है 3-4 सेक्शन है आपको, सिवाय आपको इंग्लिश छोड़ दिए, इंग्लिश में भी एनसीएफ का 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी सब सारे पोर्शन जो भी 5 आपके सेक्शन आते हैं आपके सीटेट में, उसमें सब में एनसीएफ से क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछता है, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं दोस्तों। तो आइए हम शुरू करेंगे और काफ़ी अच्छे से समझेंगे इसको, फिर कोई दोबारा आपको कन्फ्यूजन ना रहे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होगी और बिल्कुल टू द पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, एनसीएफ 2005 इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपके शिक्षा संबंधी सबसे नवीनतम दस्तावेज है। शिक्षा के लिए 2005 में सबसे नवीनतम दस्तावेज तैयार किया गया था। इसके बाद ना कोई संशोधन हुआ शिक्षा विभाग में, ना कुछ हुआ। ये सबसे नवीनतम दस्तावेज माना जाता है 2005 का एनसीएफ 2005। उसके बाद आपका दूसरा है, इसको कौन लागू किया था, किसके द्वारा इसका प्रस्ताव दिया गया था? एचआरडी मंत्रालय द्वारा, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट द्वारा इसको अनुशंसा पर यह तैयार किया गया था। एचआरडी मंत्रालय ने इसको तैयार किया, इसी के अनुशंसा पे संसद में पास किया गया और इसको तैयार किया गया था। ये जितने भी पॉइंट है आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट आपको तैयार करना है। और इसकी कमेटी कौन थी? प्रोफेसर यशपाल कमेटी द्वारा यह तैयार किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल जी थे। किसके? एनसीएफ के जो अध्यक्ष बनाए गए थे प्रोफेसर यशपाल कमेटी। पूछता है क्वेश्चन, किस कमेटी ने एनसीएफ की अनुशंसा की थी? तो प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने एनसीएफ की अनुशंसा की थी। अब आइए आपका नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? टैगलाइन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ ही लेता है, हमेशा पूछा, हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जरूर टैगलाइन रहा है। और इसका टैगलाइन रहा है हमारा क्या? बिना बोझ के शिक्षा। बिना बोझ की शिक्षा का बात करता है कौन? एनसीएफ 2005, कि बच्चे को बिना बोझ की शिक्षा। इससे तात्पर्य क्या है कि बच्चे को पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में जब भी हो जाता है उसको पूरी बोझ न दे दी जाए। जैसे आजकल आप देख पा रहे हैं कि जितना बच्चा का वजन है उससे ज़्यादा उसके बस्ते का वजन है, इसलिए ज़्यादा बोझ न लादा जाए उसको। इसको स्मार्ट क्लास उसके द्वारा उसको सिखाया जाए, जबकि बोझ और बस्ता का वजन और किताबियों द्वारा उसको वजन लाद करके और उसको स्कूल बुलाया जाए और भेजा जाए। तो बिना बोझ की शिक्षा का ही अनुशंसा करता है। ये बस्ते की वजन को कम करने की बात किया जाता है इसमें। बिना बोझ की शिक्षा मतलब बस्ते का वजन कम किया जाए, बच्चे पर ज़्यादा बोझ न लादा जाए। और आ जाइए, आपका नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधि करके सीखने की ओर जोर देता है। इसका मतलब ये है कि जो भी शिक्षण विधि होगी आपकी प्राइमरी लेवल में, करके सीखने पर जोर दिया जाएगा। बच्चे को आप गतिविधि कराइए, गतिविधि में शामिल करिए, एक्टिव रखिए। जो भी आप कराना चाहते हैं उसको खेल विधि द्वारा या जो कुछ भी उसको एक्टिविटी कराकर खुद से प्रयोगात्मक विधि द्वारा उसको सिखाइए। करके सीखने पर उसको जोर दिया है। कौन दिया है? एनसीएफ। सारे क्वेश्चन एनसीएफ से हैं, जो भी एनसीएफ का है स्टेप बाय स्टेप वही है। करके सीखने पर एनसीएफ जोर देता है कि बच्चे को हमेशा करके सिखाइए। करके जब भी बच्चा सीखेगा ज़्यादा समझेगा और हमेशा उसको वो ज्ञान फिर दोबारा उसको नहीं करना पड़ेगा, वो समझ जाएगा उस चीज़ को। आइए, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पाठ्य पुस्तक की सूचनाओं को ज्ञान न माना जाए। जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं उन्हीं की सूचनाओं को बिल्कुल ज्ञान पर न आश्रित कर दिया जाए। उसको करके सीख करके वातावरण से सिखाया जाए, अपने द्वारा कुछ गतिविधि करके आप सिखाइए, तब जा करके वो बच्चा सीखेगा, तो हमेशा उसको वो ज्ञान मायने रखेगा। पाठ्य पुस्तक पर जोर न दिया जाए। अगला पॉइंट हमारा क्या है? मोटी मोटी किताबें विद्यालय की असफलता दिखाती हैं। जिस भी विद्यालय में मोटी मोटी किताबें, बस्ता का वजन बढ़ा दिया जाए, वो विद्यालय की असफलता को शो करती है, वहाँ के मैनेजमेंट को शो करती है, न कि बच्चे के असफलता को। तो यहाँ पे ये पॉइंट है आपकी कि मोटी मोटी किताबें और बस्ते का वजन विद्यालय की असफलता को दिखाता है। आपका अगला पॉइंट क्या है? शुरुआत में ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा जब भी छोटा है, अपने घर परिवार से जो भी चीज़ें लेके आया है, स्कूल में जाने के बाद उसी शिक्षा को उसको मॉडिफाई करके उसको नैतिकता बताई जाए, उसको कर्तव्य बताया जाए। छोटे उम्र में है उसको धीरे धीरे ये सब बातें सिखा दी जाएं। अब आइए, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भाषण और उपदेश देकर नहीं। कहने का मतलब है ना ही बच्चे के सामने आप भाषण दीजिए, बहुत ढेर सारा लेक्चर दीजिए, स्पीच दीजिए, और ना ही कोई उपदेश दीजिए, बहुत ज़्यादा उपदेश मत दीजिए उसको। ये इसके द्वारा उसको मत सिखाइए, आप उसको अच्छा वातावरण देकर सिखाइए।
वो बच्चा जिस तरह से सीखना चाहता है उसको वातावरण दीजिए वैसा। अगर खेल विधि से अगर वो सीख सकता है उसको खिला कर सिखाइए, बच्चों का ग्रुप बनाइए, वार्तालाप कीजिए, चर्चा कीजिए, तब जाकर बच्चे को सिखाइए। न कि बहुत लंबे चौड़े भाषण दीजिए, उपदेश दीजिए बच्चे के सामने, वो कुछ नहीं समझेगा आपके बच्चे उपदेश और भाषण, क्योंकि बहुत उम्र के अनुसार वो अपने जब गतिविधि करेगा, जब उसको वातावरण देंगे, खेल विधि कराएंगे, ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, अपने खुद चर्चा बात विमर्श कराएंगे, छोटी छोटी कहानियाँ कविताएं सुनाएंगे, तब जाकर उसका अच्छा वातावरण होगा और इस वातावरण में बच्चा सीखेगा। दोस्तों आपका ये अगला पॉइंट होगा क्या, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, सिर्फ भाग लेने के लिए प्रेरित करना, न कि पुरस्कार जीतने के लिए। यहाँ पे बात कही गई है एनसीएफ द्वारा कि प्रतिस्पर्धा को विकसित कीजिए, बच्चे को किसी भी खेल में या खेल की भावना में आप भाग लेने के लिए प्रेरित कीजिए, न कि उसको पुरस्कार जीतने के लिए आप प्रतिबद्ध कीजिए। किसी भी खेल में आप उसको प्रतिस्पर्धा दिखाइए ताकि बच्चा भाग लेने के बाद वो खेले, कुछ सीखे, न कि उसको आप प्रेरित कीजिए कि तुम पुरस्कार तुमको जीतना ही है, तुमको फर्स्ट आना ही आना है। इसका बिल्कुल एनसीएफ विरोध करता है। आप भाग लेने के लिए उसको प्रेरित करेंगे लेकिन पुरस्कार जीतने के लिए उस पर जोर नहीं देंगे। और अगली आपका पॉइंट आएगा अगला, किताबी ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए या वातावरण से। कहने का मतलब ये है कि जो भी किताबी ज्ञान है, जो भी किताब में बताएंगे, कविता कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। जो भी बाहर परिवेश में है उसको जीवित यानी मूर्त रूप से दिखाया जाए और बताया जाए। और या तो वातावरण, वही बात होगी कि वातावरण के साथ जोड़िए, या तो बाहरी जीवन से उसको कोरिलेट कीजिए, तब जाके बच्चा सीख पाएगा और बिल्कुल उसको समझ में आ जाएगी वो चीज़ें। और एनसीएफ कहता है अगला पॉइंट अपना कि रटने की विधि को हतोत्साही किया जाए। बिल्कुल विरोध करता है एनसीएफ कि रटने का जो भी प्रोसेस होगा बिल्कुल विद्यालय में लागू नहीं होगा। रटने के लिए एनसीएफ बिल्कुल विरोध करता है। रटने वाली शिक्षा विद्यालय में नहीं रहेगी। रटना जहाँ भी आएगा आपका, बिल्कुल एनसीएफ इसका विरोध करता है, हतोत्साहित करता है इस चीज़ को। आपका अगला पॉइंट है पाठ्य पुस्तक, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम केंद्रित न हो। जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक होगी, यहाँ पे कहा जाता है कि पाठ्य पुस्तक एक माध्यम हो सकती है, लेकिन केवल मात्र वही एक माध्यम है, ये नहीं कहता एनसीएफ। केवल वो माध्यम नहीं बन सकती, एक माध्यम है शिक्षा का, लेकिन मात्र वही एक ही माध्यम है, ऐसा एनसीएफ नहीं कहता। वहीं पे ये बात कही गई है कि पाठ्य पुस्तक, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं होना चाहिए। जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को क्लास में, जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम पाठ्यक्रम पर ही निर्धारित नहीं होना चाहिए। आप बाहर से भी अपने ज्ञान को या बाहरी ज्ञान से बच्चे को जोड़ कर कुछ भी बता सकते हैं, जो उसको समझ में आ जाए वही उसके लिए सर्वोपरि शिक्षा है। और मूर्त रूप से उसको समझाइए, जो भी ज्ञान है उसको मूर्त रूप में दिए, उसको एग्जाम्पल देकर, कहानी सुना करके, वातावरण से जोड़ करके, कोरिलेट करके उसको बताइए। इसके लिए एनसीएफ आपको जोड़ देता है। अगला पॉइंट आपका है राष्ट्रीय मूल्यों के लिए एक अस्थावान विद्यार्थी का निर्माण। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय मूल्यों मतलब कि आने वाले भविष्य में ऐसा उसको तैयार कीजिए कि आने वाले भविष्य में उसकी योजना राष्ट्रीय मूल्यों के लिए हमेशा नियमबद्ध रहे और अपने कर्म मान रहे। बच्चा हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित रहे, नियम कानून और रूल रेगुलेशन को माने, वैसा उसको आप तैयार करना है आपको विद्यालय में। अगला पॉइंट आपका आ जाता है अभिभावकों को शिक्षा गतिविधियों से जोड़ा जाए। अभिभावकों को शिक्षा गतिविधियों से जोड़ा जाए। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा गतिविधियाँ जो भी आप दे रहे हैं विद्यालय में, उसके साथ अभिभावकों को भी कोरिलेट किया जाए, ताकि बच्चा अच्छी तरह समझ सके कि हम जो भी शिक्षा लेंगे उसका इफेक्ट हमारे परिवार पर भी पड़ेगा और जो भी हमारे जीवन में आगे आने वाले भविष्य में उस पर पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे अभिभावकों को भी कोरिलेट करने की बात है। बिल्कुल अभिभावकों को शिक्षा से एकदम अलग और सेपरेट नहीं कर देना है। आया अगला पॉइंट आपका है पुस्तकालय की स्थापना एवं पुस्तक चुनने की छूट। कहने का मतलब यह है कि पुस्तकालय की हर विद्यालय में स्थापना होनी चाहिए और बच्चे को खुली पुस्तकालय में पुस्तक चुनने की छूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए नहीं तुमको हिंदी पढ़ना है तुम हिंदी पढ़ो, तुमको इंग्लिश पढ़ना है तुम इंग्लिश पढ़ो, ऐसा नहीं है। जो भी उसको पढ़ने की इच्छा हो रही है, जो भी बच्चा सीखना चाहता है, उसको आप छूट दीजिए और कुछ भी उसको कन्फ्यूजन है आप बताइए। बिल्कुल ऐसा वातावरण होना चाहिए पुस्तकालय का। अगला पॉइंट आपका आ जाएगा क्या, शिक्षकों को शिक्षा संबंधी संसाधन समय से पहुँचने चाहिए। और ये भी कहता है जो भी हमारे विद्यालय में बच्चे होंगे जिसको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होगी, ठीक है, पाठ्यक्रम संबंधी कोई डिसेबिलिटी है, तो उसके संसाधन विद्यालय में समय से पहुंचने चाहिए शिक्षकों को मदद के लिए। शिक्षक ताकि उसके सहारे बच्चों को समझा सकें, सिखा सकें और बता सकें। संसाधन की कमी विद्यालय में नहीं होनी चाहिए। ये एनसीएफ पूरा आपका हुआ, आप शुरू से देखें लास्ट तक देखें हैं। जो भी एकदम इसमें एनसीएफ के पूरे एकदम टू द पॉइंट जो भी टॉपिक है एकदम
हम रखे हैं, बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एकदम इम्पोर्टेंट है। इसको बिना हिचक के पूरी वीडियो देखिएगा, इसका बिल्कुल आप हट जा रहे हैं हम स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और बार बार इसको आप रिवाइज कर लीजिए और देख लीजिए दोस्तों, ताकि तीनों सेक्शन में आपके एनसीएफ बिल्कुल बहुत मदद करेगा। यही सब पॉइंट हैं आपके, जो भी हम पॉइंट आपको कवर कराएं हैं इसमें। ध्यान दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी और बिल्कुल शेयर कीजिए दोस्तों के पास, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे। इस समय ये सारी वीडियो हमारी बहुत मददगार साबित होगी आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।